हमारे देश में बीते कुछ दिनों में दो न्यूज़ बहुत ज़्यादा ही सर्कुलेट हो रहा था। एक था अंबानी फैमिली का शादी जो करीब करीब 1 साल तक कंटिन्यू करता रहा, वेडिंग, प्री वेडिंग और दुनिया भर के इवेंट्स के साथ में, और जिसमें ये एस्टिमेटेड है कि 5,000 करोड़, जो एक बहुत ही एग्जॉर्बिटेंट अमाउंट है, वो पैसा खर्च हुआ। और दूसरा जो न्यूज़ था वो बहुत कम ही सर्कुलेट किया, लेकिन हाँ किया, मीडिया में ये सब चीज़ आया कि बहुत सारे जो किसान हैं साउथ इंडिया में, अब वो आत्महत्या करके मर रहे हैं। अब आप ये देखिए कि हमारे देश में एक ही साथ दो तरह का तस्वीर है, माने दो तरह का इंडिया एक साथ एग्जिस्ट करता है। एक इंडिया जहां लाखों करोड़ों अरबों रुपए का कोई वजूद नहीं है, कोई मीनिंग नहीं है, और एक दूसरा इंडिया जहां पे लोग EMI अगर लेते हैं, अगर लोन लेते हैं तो उसके छोटे छोटे किश्त भी नहीं दे पाते हैं, उनको जो बेसिक सुख सुविधा है जीवन का वो भी नहीं है, और वो हताश होके, निराश होके फाइनली आत्महत्या का रास्ता चुनते हैं। क्या यही हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का इथॉस है? क्या इसी के लिए इतने बलिदान देके हमने स्वतंत्रता प्राप्त किया था? और क्या इसी के लिए इतने सारे डिबेट्स के बाद में हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को इनेक्ट किया गया था? आपको पता ही होगा कि 1976 के 42nd अमेंडमेंट के थ्रू हमारे प्रीएम्बल में सोशलिस्ट और सेक्युलर इन दो वर्डों को ऐड किया गया। लोग इसको जानते हैं और गलत या सही इस्तेमाल करते रहते हैं दिन भर और दिन रात। लेकिन ये जो दूसरा वर्ड है सोशलिस्ट, इसके बारे में लोगों को बहुत ज़्यादा फुर्सत नहीं है सोचने का। कारण ये कि हमारे देश में बहुत ही स्वार्थी किस्म के लोग रहते हैं, और ज़्यादातर लोगों के लिए कॉन्स्टिट्यूशन का सिर्फ दो ही मतलब है, या तो ये कि फंडामेंटल राइट्स मेरे वायलेट हो गए हैं, जिसके लिए वो दिन भर कोर्ट्स को मूव करते रहते हैं, और दूसरा ये कि मुझे रिजर्वेशन नहीं मिला ऑन दिस एंड दैट ग्राउंड, जिसके लिए लोग कोर्ट्स को मूव करते हैं। जो तीसरा एक और चीज़ है, जितने भी सैलरीड ग्रुप हैं जो गवर्नमेंट के अंडर काम करते हैं, अब वो एक और चीज़ के लिए कोर्ट्स पहुंचते हैं, और वो है कि इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क, कि मुझे उतना ही पैसा नहीं मिला जितना मेरे दूसरे साथी को मिल रहा है। ये जो कंसेप्ट है इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क, ये डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी आर्टिकल 39D के तहत है। इन 3-4 चीज़ों को छोड़ के बाकी कॉन्स्टिट्यूशन का कोई मतलब नहीं है हमारे देश में, और ना लोगों को फुर्सत है कि हम समझें। लेकिन क्योंकि ये परिवेश है तो हमको ये समझना चाहिए कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन आफ्टर ऑल क्या कहता है। जो सोशलिस्ट कंसेप्ट है वो सोशलिस्टिक फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी हमारे यहाँ है। कंप्लीटली वो कम्युनिज्म वाला सिस्टम नहीं है जो USSR जो प्रीवियसली था वहाँ पे जो एग्जिस्ट करता था, या जो आज चाइना में एग्जिस्ट करता है, वो फॉर्म हमारे यहाँ नहीं है। लेकिन उसका जो बेसिक कंसेप्ट है कि फ्रॉम ईच अकॉर्डिंग टू हिज कैपेसिटी एंड टू ईच अकॉर्डिंग टू हिज नीड, ये तो लागू होना ही चाहिए, और यही हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का इथॉस है। माने हमारा जो कैपेसिटी है, हमारा जो एबिलिटी है, भगवान ने हमें जो भी प्रतिभा दिया है वो हम देश के लिए योगदान करेंगे, और देश उसके बदले हमारे जरूरतों को पूरा करेगा। लेकिन क्या ये सब चीज आज आपके देश में एग्जिस्ट करता है? तो इसका जवाब है कि नहीं। हमारे यहाँ एक तरफ अंबानीज हैं, अडानीज हैं, जिंदल्स हैं, मित्तल्स हैं और बिरलास हैं, और भी 5 फैमिली है, मतलब नियरली 10 ऐसे फैमिली हैं जिनके हाथों में अरबों का प्रॉपर्टी कंसंट्रेटेड है। और दूसरे तरफ हमारे देश में छोटे छोटे बच्चे हैं जो कि चाइल्ड लेबर के लिए मजबूर हैं। हमारे यहाँ बहुत सारे ऐसे ओल्ड एज लोग हैं जो 400 रुपया पाने के लिए दिन रात मेहनत करते हैं, जो गवर्नमेंट देती है उनको ओल्ड एज पेंशन, और बहुत सारे लोगों को ड्यू टू डर्टी पॉलिटिक्स ऑफ द विलेज उन लोगों को मिलता भी नहीं है। मेरे अपने नेटिव प्लेस में 4-5 लोगों का नाम तो मैंने ऐड करवाया, और जिनको कि वो 400 रुपये का जो ओल्ड एज पेंशन है वो नहीं मिल रहा था, ड्यू टू दिस और दैट रीज़न। ये तो परिवेश है हमारे देश में। लाखों करोड़ों ऑर्फनेजेस चलते हैं जहाँ बच्चों को खाना नहीं मिलता है, कपड़ा नहीं मिलता है, एजुकेशन तो छोड़ ही दीजिए, क्योंकि एजुकेशन हमारे देश में इतना ज़्यादा महंगा है कि उसको अवेल कर पाना सबके बस की बात नहीं है। तो ये परिवेश है हमारे देश का। इसलिए ये समझना बहुत ज़रूरी है कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन क्या कहता है। बाय वर्च्यू ऑफ आर्टिकल 38 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, हमारा जो देश है इंडिया, भारत, वो एक वेलफेयर स्टेट है। यानी
गवर्नमेंट का जो मोटो है, गवर्नमेंट का जो एम है, वो है जनरल पब्लिक का वेलफेयर। इसीलिए गवर्नमेंट का सारा जो मूव होगा, एक्ट्स होंगे, इनेक्टमेंट्स होंगे, वो सारे के सारे जनरल पब्लिक के वेलफेयर के मद्देनजर ही होंगे। आर्टिकल 39 सब क्लॉज बी कहता है कि जो भी मटेरियल रिसोर्स ऑफ द कंट्री है, वो सारे के सारे मटेरियल रिसोर्स इस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट किए जाएंगे या रीडिस्ट्रीब्यूट किए जाएंगे ताकि कॉमन गुड, कॉमन वेलफेयर को अचीव किया जा सके। और आर्टिकल 39 सब क्लॉज सी कहता है कि देयर मस्ट नॉट बी कॉन्सेंट्रेशन ऑफ वेल्थ इन फ्यू हैंड्स एंड देयर मस्ट नॉट बी कॉन्सेंट्रेशन ऑफ मीन्स ऑफ प्रोडक्शन इन फ्यू हैंड्स। मतलब ये कि वेल्थ जो है, प्रॉपर्टी जो है, उसका कॉन्सेंट्रेशन कुछ ही हाथों में नहीं होना चाहिए, और हमारा जो मीन्स ऑफ प्रोडक्शन है, मतलब फैक्ट्रीज हैं, मिल्स एटसेट्रा हैं, उनका भी कॉन्सेंट्रेशन कुछ ही हाथों में नहीं होना चाहिए। ये डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी है। लेकिन आप देखेंगे कि हमारे देश में कुछ ही हाथों में बहुत सारा जो वेल्थ है उसको कॉन्सेंट्रेट कर दिया गया है। वो कुछ ही फैमिलीज हैं जिनके पास में दुनिया भर के बहुत ही ह्यूज प्रोपोर्शन ऑफ प्रॉपर्टी ऑफ इंडिया उनके ही हाथों में है, और वो एक तरीके से हमारे देश के फाइनेंस को, जीडीपी को वो बिल्कुल ही इन्फ्लुएंस करते हैं, और गवर्नमेंट मेकिंग में भी उनका एक बहुत बड़ा से होता है, और गवर्नमेंट भी उनको फाइनली बहुत तरह तरह के कंसेशंस देती है उस एवज में कि उन्होंने गवर्नमेंट को इलेक्शंस में मदद की है। इंडिपेंडेंस के समय 600 समथिंग, एग्जैक्ट फिगर मुझे याद नहीं है, इतने सारे रियासतें थी, राजे थे, महाराजे थे, जिनको कि पटेल ने इंडिया में मिला लिया और एक यूनिफाइड इंडिया को जन्म दिया। और उसके बाद में जो उनके जो प्राइवेट प्रॉपर्टी थे, जो उनके महल थे, उनके पास में जो इतने लैंडेड प्रॉपर्टी थे और दुनिया भर के ऑर्नामेंट्स थे और ना जाने क्या क्या, उन तमाम चीज़ों को गवर्नमेंट ने धीरे धीरे करके टेक ओवर कर लिया। आप जो ताज होटल में जाते हैं चाय पीने या खाना खाने, वो भी एक समय में किसी राजा का राजमहल ही था। तो ये सब क्यों किया गया? ये जो राजे थे, जो रियासतें थी, इनके प्रॉपर्टी को टेक ओवर क्यों किया गया? इसी कंसेप्ट के तहत कि अब हम डेमोक्रेटिक सेटअप हैं और एक ही हाथ में इतना सारा धन संपत्ति नहीं रहेगा। आप देखेंगे कि बाद में इंदिरा गांधी ने प्रीवी पर्स जो राजे महाराजों को मिला करता था उसको भी बंद कर दिया। मतलब उन लोगों को मोर और लेस एक जनरल सिटीजन के कैटेगरी में लाके खड़ा कर दिया। जमींदारों के प्रॉपर्टी पे सीलिंग एक्ट वगैरह लगा दिया गया कि भाई आप 40 या फिर 45 एकड़ जमीन से ज्यादा आप रख नहीं सकते हैं। तो ये सब क्यों किया गया? ताकि जनता में इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ हो सके। लेकिन ऐसा हुआ नहीं, क्योंकि धीरे धीरे गवर्नमेंट ने इन तमाम पॉलिसीज को इग्नोर करना शुरू कर दिया और फलतः कुछ ही हाथों में कंसंट्रेशन ऑफ वेल्थ हो गया। हालांकि लेटर ऑन के केसेस में, जैसे संजीव कोक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी वर्सेस भारत कोकिंग कोल लिमिटेड, जो कि 1983 में सुप्रीम कोर्ट में फाइल किया गया था, और जिसमें गवर्नमेंट के इस मूव को, जिसके थ्रू कोल माइंस को नेशनलाइज कर दिया गया था, जो प्राइवेटली ओन्ड कोल माइंस थे, उसको चैलेंज किया गया था। और उस समय में वर्डिक्ट ये दिया गया था कि गवर्नमेंट का जो मूव है प्राइवेटली ओन्ड कोल माइंस को नेशनलाइज करने का, वो बिल्कुल ही सही है। और कहीं ना कहीं इसमें जस्टिस कृष्णा अय्यर के व्यू को ही रेप्लिकेट किया गया था कि हाँ, आर्टिकल 39B के तहत मटेरियल रिसोर्स वुड ऑल्सो इंक्लूड द प्राइवेट प्रॉपर्टी ऑफ द पीपल। और इसी टोन और टेनर को हम सक्सीडिंग केसेस में भी देखते हैं, और जैसे कि मफतलाल इंडस्ट्रीज वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। और अभी भी एक केस सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है आर्टिकल 39B के तहत। तो मेरे कहने का सेंस ये है कि जो मटेरियल रिसोर्सेस ऑफ द कंट्री है वो सबका है, और अगर कहीं पर भी कंसंट्रेशन ऑफ वेल्थ हो रहा है, जैसे अंबानीज के हाथ में या अडानीज के हाथ में या मित्तल्स के हाथ में, तो ये हमारे डेमोक्रेसी के बिल्कुल ही कॉन्ट्रावेंशन में है और ये एंटी डेमोक्रेटिक मूव है। गवर्नमेंट ने इन लोगों को बिल्कुल ही आज़ादी दे रखा है, और जैसे आप देखते हैं कि बहुत सारी चीज़ों को प्राइवेटाइज कर दिया गया, जैसे हमारे इंडियन रेलवेज को भी, ये भी जो है वो डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी के बिल्कुल ही अगेंस्ट है, क्योंकि प्राइवेट प्रॉपर्टी का कंसेप्ट सोशलिस्टिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में या फिर डेमोक्रेसी में
है तो जरूर, ऐसा नहीं है कि आप प्राइवेट प्रॉपर्टी अक्यूमुलेट नहीं कर सकते हैं, लेकिन इतने बड़े तादाद में जैसे कि अंबानीज के पास में है या फिर अडानीज के पास में है, इतने बड़े तादाद में अगर कहीं पर भी कॉन्सेंट्रेशन ऑफ वेल्थ हो रहा है तो फिर तो वही है कि क्या ये अंबानीज और अडानीज क्या किसी राजे रजवाड़े से कम है? उनसे बहुत ज्यादा है। इनके जो घर हैं, ये क्या है, इनका घर का नाम एंटीलिया, और इस तरह का जो भी है अंबानीज के घर का नाम, क्या ये सब जो है वो किसी राजमहल से कम है? इनफैक्ट ये राजमहल से बहुत ज्यादा है। नीता अंबानी और तमाम लोगों के बारे में दुनिया भर के वीडियोस आप लोग बनाते हैं और ये बताते हैं कि वो 20 लाख का साड़ी पहनती है और एक बार ही पहनती है, वो इतने लाख का एक कप चाय पी लेती है। ये सब क्या है? ये सब राजशाही का तो निशानी है। और क्या हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में इस तरह के किसी भी कंसेप्ट का कोई भी जगह है? इनफैक्ट हमको शर्म आनी चाहिए कि हमारे देश में एक तरफ लोग 3 लाख रुपए का एक कप चाय पीते हैं और दूसरी तरफ लोग जो है वो आत्महत्या करने पे विवश हो रहे हैं। बच्चों को एजुकेशन नहीं है, चाइल्ड लेबर आपको हर जगह मिल जाएगा, इवन आपको कोर्ट्स में मिल जाएगा। हाई कोर्ट में भी चाइल्ड लेबर है जहां बच्चे चाय लेके एडवोकेट्स को चाय पिलाने आते हैं। और आर्टिकल 39 में ही, आर्टिकल 39A में ही ये भी डायरेक्टिव है कि सारे लोगों को मीन्स ऑफ लाइवलीहुड गवर्नमेंट प्रोवाइड करवाएगी। क्या ऐसा है? हजारों हजार लाखों लाख लोग बेरोजगार हैं और किसी तरीके से अपने परिवार का भरण पोषण कर रहे हैं। और इसके बाद में ये जितने भी प्राइवेटली ओन्ड कंपनीज हैं और गवर्नमेंट भी है, वो ले ऑफ्स कर रही है। अभी एयर इंडिया को प्राइवेटाइज किया गया और एयर इंडिया में दुनिया भर के ले ऑफ्स हो गए, वो लोग रोड पे आ गए। ऐसे ही दुनिया भर के कंपनीज में अभी शादी के बाद में, मुझे फिगर याद नहीं है, लेकिन अंबानी ने भी बहुत सारे लोगों को नौकरी से निकाल दिया है। तो क्या यही हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल सेटअप है? और क्या इसी पे आपको बहुत गर्व होता है कि आप दिन भर वीडियोस बनाते हैं और इन लोगों का गाथा गाते रहते हैं? ये बहुत ही शर्मनाक स्थिति है हमारे डेमोक्रेसी के लिए। और बहुत जल्दी आप देखेंगे कि आप उसी राजशाही की तरफ बढ़ जाएंगे जिसके खात्मा के लिए भगत सिंह और चंद्रशेखर आजाद और सुभाष चंद्र बोस जैसे लोगों ने अपने प्राणों की, और प्राण क्या, अपने पूरे परिवार का आहुति दे दिया। आज उनके परिवार को देखने वाला कोई भी नहीं है और आप अडानीज का और अंबानीज का वीडियोस बनाते हैं। शर्मनाक पोजीशन है ये।